भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 308, जो न्यायालय के समक्ष विकृत चित्त के व्यक्ति का विचारण होने की स्थिति में प्रक्रिया, प्रोसीजर इन केस ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ट्राइड बिफोर कोर्ट से संबंधित है। यह धारा उन प्रक्रियाओं का विस्तार करती है जिनका पालन तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा होता है, जांच के बजाय विचारण ट्रायल, और उस समय यह प्रतीत होता है कि वह विकृत चित्त का है और अपना बचाव करने में असमर्थ है। यह धारा 357 के समान है, लेकिन इसका फोकस विचारण चरण पर है। धारा 368 न्यायालय के समक्ष विकृत चित्त के व्यक्ति का विचारण होने की स्थिति में प्रक्रिया। 1. यदि किसी व्यक्ति के मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण में मजिस्ट्रेट या न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसा व्यक्ति विकृत चित्त का है और परिणाम स्वरूप अपना बचाव करने में असमर्थ है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय सबसे पहले ऐसी विकृत चित्त की बात और अक्षमता की तथ्यात्मक जांच करेगा, और यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए ऐसे चिकित्सा और अन्य साक्ष्य पर विचार करने के बाद उस तथ्य से संतुष्ट है, तो वह इस आशय का निष्कर्ष दर्ज करेगा और मामले में आगे की कार्यवाही स्थगित कर देगा। सरल शब्दों में, और अगर किसी व्यक्ति पर मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, जांच नहीं बल्कि ट्रायल, और कोर्ट को लगता है कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक नहीं है और इस वजह से अपना बचाव नहीं कर सकता, तो कोर्ट सबसे पहले यह जांच करेगा कि क्या वाकई वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है और बचाव करने में अक्षम है। इस जांच में कोर्ट चिकित्सा रिपोर्ट और अन्य सबूतों पर विचार करेगा। अगर कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो जाता है तो वह इस बारे में एक निष्कर्ष रिकॉर्ड करेगा और केस की आगे की कार्यवाही को रोक देगा, स्थगित कर देगा। महत्व: यह ट्रायल के दौरान मानसिक अस्वस्थता के मुद्दे को गंभीरता से लेने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रारंभिक कदम है कि अक्षम व्यक्ति पर अनुचित रूप से मुकदमा न चले। 10.2 यदि विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय अभियुक्त को विकृत चित्त का पाता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को देखभाल और उपचार के लिए मनोचिकित्सक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक के पास भेजेगा, और मनोचिकित्सक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक, जैसा भी मामला हो, मजिस्ट्रेट या न्यायालय को यह रिपोर्ट करेगा कि क्या अभियुक्त विकृत चित्त से पीड़ित है। सरल शब्दों में, अगर ट्रायल के दौरान कोर्ट को लगता है कि आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो कोर्ट उसे सरकारी मनोचिकित्सक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक के पास भेजेगा ताकि उसकी देखभाल और इलाज हो सके। यह विशेषज्ञ कोर्ट को बताएगा कि आरोपी सच में विकृत चित्त से ग्रस्त है या नहीं। परंतु यदि अभियुक्त यथास्थिति मनोचिकित्सक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक द्वारा मजिस्ट्रेट को दी गई जानकारी से व्यथित है, तो वह चिकित्सा बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है, जिसमें शामिल होंगे: निकटतम सरकारी अस्पताल में मनोरोग इकाई का प्रमुख, और निकटतम सरकारी मेडिकल कॉलेज में मनोरोग विभाग का एक संकाय सदस्य। सरल शब्दों में, अगर आरोपी को विशेषज्ञ की रिपोर्ट पसंद नहीं आती तो वह मेडिकल बोर्ड के सामने अपील कर सकता है। इस बोर्ड में निकटतम सरकारी अस्पताल के मनोरोग विभाग का प्रमुख और सरकारी मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग का एक प्रोफेसर होंगे। महत्व: यह सुनिश्चित करता है कि मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन विशेषज्ञ द्वारा किया जाए और आरोपी को उस मूल्यांकन को चुनौती देने का अवसर मिले। डी टास्क फ्रॉम 3 यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय को सूचित किया जाता है कि उपधारा 2 में संदर्भित व्यक्ति विकृत चित्त का व्यक्ति है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय आगे यह निर्धारित करेगा कि क्या विकृत चित्त अभियुक्त को बचाव में प्रवेश करने में असमर्थ बनाता है, और यदि अभियुक्त ऐसा अक्षम पाया जाता है तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय इस आशय का निष्कर्ष दर्ज करेगा और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रिकॉर्ड की जांच करेगा, और अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने के बाद, लेकिन अभियुक्त से बिना पूछताछ किए, यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, तो वह विचारण को स्थगित करने के बजाय अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा
और उसके साथ धारा 359 के अधीन प्रदान किए गए तरीके से व्यवहार करेगा। सरल शब्दों में, ओ अगर विशेषज्ञ रिपोर्ट में बताता है कि आरोपी विकृत चित्त का है, ओ तो कोर्ट यह पता लगाएगा कि क्या यह मानसिक स्थिति उसे अपना बचाव करने से रोक रही है। ओ अगर ऐसा है तो कोर्ट यह निष्कर्ष रिकॉर्ड करेगा। ओ कोर्ट अभियोजन के सबूतों की जांच करेगा और आरोपी के वकील की बात सुनेगा, लेकिन सीधे आरोपी से सवाल नहीं पूछेगा। ओ अगर कोर्ट को लगता है कि आरोपी के खिलाफ पहली नजर में कोई मामला नहीं बनता है, नो प्रिमा फेसी केस, तो वह ट्रायल को रोकेगा नहीं, बल्कि आरोपी को उन्मोचित डिस्चार्ज कर देगा। ओ और उसके साथ धारा 359 में बताए अनुसार व्यवहार करेगा, आमतौर पर उसे किसी सुरक्षित जगह भेजकर। परंतु यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय को लगता है कि विकृत चित्त के बारे में निष्कर्ष निकाले गए अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो वह विचारण को ऐसी अवधि के लिए स्थगित कर देगा जो मनोचिकित्सक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक की राय में अभियुक्त के उपचार के लिए आवश्यक है। सरल शब्दों में, ओ लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, यानी सबूत पर्याप्त लगते हैं, ओ तो वह ट्रायल को कुछ समय के लिए स्थगित पोस्टपोन कर देगा। ओ यह स्थगन तब तक होगा जब तक मनोचिकित्सक मनोवैज्ञानिक को लगता है कि आरोपी के इलाज के लिए जरूरी समय है। महत्व, यह गंभीर मामलों में न्याय सुनिश्चित करता है, जबकि मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति को अनुचित सुनवाई से बचाता है और उपचार का अवसर देता है। फॉर, यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है और वह बौद्धिक अक्षमता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कारण बचाव में प्रवेश करने में असमर्थ है, तो वह विचारण नहीं करेगा और अभियुक्त के साथ धारा 359 के अनुसार व्यवहार करने का आदेश देगा। सरल शब्दों में, ओ अगर कोर्ट को लगता है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, ओ लेकिन आरोपी बौद्धिक अक्षमता के कारण अपना बचाव नहीं कर सकता, ओ तो कोर्ट ट्रायल नहीं चलाएगा। ओ और आरोपी को धारा 359 में बताए अनुसार व्यवहार करने का आदेश देगा, आमतौर पर उसे किसी उचित देखभाल संस्थान में भेजकर। महत्व, यह बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के प्रति विशेष संवेदनशीलता दिखाता है, यह स्वीकार करते हुए कि उन्हें पारंपरिक आपराधिक मुकदमे की प्रक्रिया में शामिल करना अनुचित होगा, भले ही उनके खिलाफ मामला बनता हो। इस धारा का समग्र महत्व, मानसिक स्वास्थ्य संवेदनशीलता। यह धारा न्याय प्रणाली में मानसिक अस्वस्थता और बौद्धिक अक्षमता के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाती है। यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ न्यायपूर्ण और मानवीय तरीके से व्यवहार किया जाए। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी मानसिक स्थिति के कारण खुद का बचाव करने में असमर्थ है, उसे ऐसी स्थिति में मुकदमे का सामना न करना पड़े। चिकित्सा विशेषज्ञता का उपयोग, यह आपराधिक प्रक्रिया में चिकित्सा पेशेवरों की राय और भूमिका को महत्व देती है। न्यायिक विवेक और नियंत्रण, यह न्यायालयों को यह तय करने का अधिकार और जिम्मेदारी देती है कि ऐसे मामलों में कार्यवाही कैसे की जाए, संतुलन बनाते हुए कि अपराधी को अनुपचारित न छोड़ा जाए और अक्षम को अनुचित तरीके से दंडित न किया जाए। पुनर्वास पर ध्यान, यह धारा कानूनी प्रक्रिया को उपचार और देखभाल के साथ जोड़ती है, जिससे व्यक्तियों के पुनर्वास की संभावना बढ़ जाती है। संक्षेप में, धारा 368 यह निर्धारित करती है कि यदि किसी मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय को विचारण के दौरान लगता है कि कोई अभियुक्त विकृत चित्त का है और अपना बचाव करने में असमर्थ है, तो न्यायालय पहले इसकी जांच करेगा। यदि पुष्टि होती है तो उसे विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा। विशेषज्ञ की रिपोर्ट के आधार पर यदि आरोपी बचाव में अक्षम है और कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता, तो उसे उन्मोचित किया जाएगा। यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो उपचार के लिए ट्रायल स्थगित कर दिया जाएगा। यदि आरोपी बौद्धिक अक्षमता के कारण अक्षम है और प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो ट्रायल नहीं होगा और उसे धारा 359 के अनुसार निपटाया जाएगा।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 359 की, जो जांच या विचारण लंबित रहने के दौरान विकृत चित्त के व्यक्ति की रिहाई, रिलीज ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल से संबंधित है। तो धारा 369 जांच या विचारण लंबित रहने के दौरान विकृत चित्त के व्यक्ति की रिहाई। यह धारा उन प्रक्रियाओं और शर्तों को निर्धारित करती है जिनके तहत एक ऐसे व्यक्ति को रिहा किया जा सकता है जिसे मानसिक रूप से अस्वस्थ या बौद्धिक रूप से अक्षम पाया गया है और जो जांच या मुकदमे के दौरान अपना बचाव करने में असमर्थ है। इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों के उपचार, देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जब भी किसी व्यक्ति को धारा 366 या धारा 368 के अधीन विकृत चित्त या बौद्धिक अक्षमता के कारण अपना बचाव करने में असमर्थ पाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय, जैसा भी मामला हो, चाहे मामला जमानत योग्य हो या ना हो, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने का आदेश देगा। सरल शब्दों में, अगर धारा 360 जांच के दौरान या धारा 367 ट्रायल के दौरान के तहत किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थ या बौद्धिक रूप से अक्षम पाया जाता है और वह अपना बचाव नहीं कर सकता, तो कोर्ट को उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश देना चाहिए, भले ही अपराध कितना भी गंभीर हो या आमतौर पर जमानत न मिलती हो। परंतु अभियुक्त विकृत चित्त या बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित है जिसके लिए इन पेशेंट उपचार भर्ती करके इलाज की आवश्यकता नहीं है और एक मित्र या रिश्तेदार सबसे नज़दीकी चिकित्सा सुविधा से नियमित आउट पेशेंट मनोरोग उपचार प्राप्त करने और स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने से रोकने का वचन देता है। शर्तें, लेकिन यह जमानत तभी मिलेगी जब एक, उसकी मानसिक अस्वस्थता या बौद्धिक अक्षमता के लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत न हो, यानी वह घर पर इलाज करा सके। 2, और उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार यह लिखित में वचन दे कि वे उसे सबसे नजदीकी अस्पताल से नियमित रूप से बाहर रहकर मनोरोग उपचार आउट पेशेंट ट्रीटमेंट दिलवाएंगे और उसे खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचाने से रोकेंगे। महत्व, यह सुनिश्चित करता है कि यदि व्यक्ति को भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है और उसकी देखभाल करने वाला कोई है, तो उसे अनावश्यक रूप से हिरासत में न रखा जाए जबकि उसकी चिकित्सा और सुरक्षा सुनिश्चित हो। 2, यदि मामला ऐसा है जिसमें मजिस्ट्रेट या न्यायालय की राय में जमानत नहीं दी जा सकती या यदि उपयुक्त वचन नहीं दिया जाता है, तो वह ऐसे अभियुक्त को ऐसी जगह पर रखने का आदेश देगा जहां नियमित मनोरोग उपचार प्रदान किया जा सके और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। सरल शब्दों में, अगर मजिस्ट्रेट या कोर्ट को लगता है कि 1, मामला इतना गंभीर है कि जमानत नहीं दी जा सकती, 2, या आरोपी का कोई दोस्त या रिश्तेदार ऊपर बताई गई सुरक्षा का वचन नहीं दे पाता है, 3, तो कोर्ट आरोपी को किसी ऐसी जगह पर रखने का आदेश देगा जहां उसे नियमित रूप से मनोरोग उपचार मिल सके, 4, और इस बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट भी करेगा। परंतु अभियुक्त को किसी सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में हिरासत में रखने का कोई आदेश मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 का 10 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रतिबंध, लेकिन आरोपी को सरकारी मानसिक अस्पताल में रखने का आदेश तभी दिया जाएगा जब यह मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के नियमों के अनुसार हो। यह अधिनियम मानसिक स्वास्थ्य वाले व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर देता है। महत्व, यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे व्यक्ति को उपयुक्त चिकित्सा सुविधा मिले जबकि उसके कानूनी अधिकारों का भी सम्मान किया जाए। आयल 3, जब भी किसी व्यक्ति को धारा 367 या धारा 368 के अधीन विकृत चित्त या बौद्धिक अक्षमता के कारण अपना बचाव करने में असमर्थ पाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय, जैसा भी मामला हो, किए गए कार्य की प्रकृति और विकृत चित्त या बौद्धिक अक्षमता की सीमा को ध्यान में रखते हुए आगे यह निर्धारित करेगा कि क्या अभियुक्त की रिहाई का आदेश दिया जा सकता है। सरल शब्दों में, जब किसी व्यक्ति को धारा 367 या 368 के तहत अक्षम पाया जाता है, तो कोर्ट को अपराध की गंभीरता और मानसिक स्थिति की हद को देखते हुए यह तय करना होगा कि क्या उसे रिहा किया जा सकता है।
परंतु ए, यदि चिकित्सा राय या विशेषज्ञ की राय के आधार पर मजिस्ट्रेट या न्यायालय जैसा भी मामला हो अभियुक्त को उन्मोचित करने का आदेश देने का निर्णय लेता है, जैसा कि धारा 367 या धारा 368 के अधीन प्रदान किया गया है, तो ऐसी रिहाई का आदेश दिया जा सकता है यदि पर्याप्त सुरक्षा दी जाती है कि अभियुक्त स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने से रोका जाएगा। सरल शब्दों में, अगर डॉक्टर या विशेषज्ञ की राय के आधार पर कोर्ट आरोपी को उन्मोचित डिस्चार्ज करने का फैसला करता है, जैसा कि धारा 360 या 308 में बताया गया है, तो उसे रिहा किया जा सकता है, लेकिन तभी जब पर्याप्त गारंटी सिक्योरिटी दी जाए कि वह खुद को या किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बी, यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय जैसा भी मामला हो की राय है कि अभियुक्त को उन्मोचित करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है, तो अभियुक्त को विकृत चित्त या बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए एक आवासीय सुविधा में स्थानांतरित करने का आदेश दिया जा सकता है, जहां अभियुक्त को देखभाल और उचित शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। सरल शब्दों में, यदि कोर्ट को लगता है कि आरोपी को उन्मोचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह खतरनाक हो सकता है या पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जा रही है, तो कोर्ट उसे विकृत चित्त या बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए बनी किसी विशेष आवासीय सुविधा में भेजने का आदेश दे सकता है, जहां उसे देखभाल और उचित शिक्षा व प्रशिक्षण मिल सके। महत्व, यह सुरक्षा और पुनर्वास के बीच संतुलन बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि समाज सुरक्षित रहे और अक्षम व्यक्ति को उचित सहायता मिले। इस धारा का समग्र महत्व, मानवीय दृष्टिकोण। यह धारा मानसिक रूप से अस्वस्थ और बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के प्रति एक मानवीय और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाती है। उन्हें अनावश्यक रूप से जेल में रखने के बजाय उपचार और देखभाल सुनिश्चित करती है। सुरक्षा और पुनर्वास, यह समाज की सुरक्षा और अक्षम व्यक्ति के पुनर्वास के बीच एक संतुलन स्थापित करती है। जमानत का विस्तार, यह गंभीर अपराधों में भी अक्षम व्यक्ति को जमानत देने की अनुमति देती है यदि कुछ शर्तें पूरी होती हैं। विशेषज्ञ की भूमिका, यह मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों और विशेषज्ञों की राय के महत्व पर जोर देती है। सरकारी जिम्मेदारी, यह राज्य सरकार को ऐसे व्यक्तियों की देखभाल और उपचार सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी देती है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के साथ सामंजस्य, यह सुनिश्चित करती है कि आपराधिक प्रक्रिया मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप हो, जो मानसिक स्वास्थ्य वाले व्यक्तियों के अधिकारों को प्राथमिकता देता है। संक्षेप में, धारा 359 उन व्यक्तियों की रिहाई से संबंधित है जिन्हें जांच या ट्रायल के दौरान मानसिक रूप से अस्वस्थ या बौद्धिक रूप से अक्षम पाया जाता है और जो अपना बचाव नहीं कर सकते। यदि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है और उनकी देखभाल के लिए कोई रिश्तेदार या दोस्त तैयार है जो उनके इलाज और सुरक्षा का वचन दे, तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जा सकता है। यदि ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो उन्हें उपचार के लिए उपयुक्त संस्थान में भेजा जाएगा, जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी जाएगी। न्यायालय अपराध की प्रकृति और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आरोपी को उन्मोचित करने या उसे विशेष आवासीय सुविधा में भेजने का आदेश भी दे सकता है, बशर्ते सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 370, जो जांच या विचारण का फिर से शुरू होना, रिजम्पशन ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल से संबंधित है। धारा 370, जांच या विचारण का फिर से शुरू होना। यह धारा उन परिस्थितियों को संबोधित करती है जहां किसी अभियुक्त की मानसिक अस्वस्थता के कारण जांच या विचारण ट्रायल को स्थगित कर दिया गया था। यह बताती है कि जब अभियुक्त ठीक हो जाता है तो कार्यवाही को कैसे फिर से शुरू किया जाए। एक, जब भी धारा 367 या धारा 368 के अधीन कोई जांच या विचारण स्थगित किया जाता है तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय जैसा भी मामला हो, संबंधित व्यक्ति के विकृत चित्त न रहने के बाद किसी भी समय जांच या विचारण को
फिर से शुरू कर सकता है और अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने या लाए जाने की अपेक्षा कर सकता है। सरल शब्दों में, ओ अगर किसी केस की जांच या ट्रायल को धारा 367 जांच के दौरान मानसिक अस्वस्थता या 368 ट्रायल के दौरान मानसिक अस्वस्थता के तहत रोक दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। ओ तो जब वह व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक हो जाता है, यानी वह अब विकृत चित्त का नहीं है, तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट किसी भी समय उस जांच या ट्रायल को फिर से शुरू कर सकता है। ओ और वह आरोपी से कोर्ट में पेश होने के लिए कह सकता है या उसे कोर्ट में लाए जाने का आदेश दे सकता है। महत्व यह सुनिश्चित करता है कि न्याय की प्रक्रिया अनिश्चित काल तक रुकी न रहे और अभियुक्त के ठीक होने पर मुकदमा आगे बढ़ सके। तो जब अभियुक्त को धारा 359 के अधीन रिहा किया गया है और उसकी उपस्थिति के लिए प्रतिभू श्योरिटीज उसे उस अधिकारी के समक्ष पेश करते हैं जिसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय इस निमित्त नियुक्त करता है, तो ऐसे अधिकारी का यह प्रमाण पत्र कि अभियुक्त अपना बचाव करने में सक्षम है साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा। सरल शब्दों में, ओ अगर आरोपी को धारा 329 जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की रिहाई से संबंधित है के तहत जमानत पर रिहा किया गया था, ओ और उसके जमानतदार श्योरिटीज उसे उस सरकारी अधिकारी के सामने पेश करते हैं जिसे कोर्ट ने इसके लिए नियुक्त किया है। ओ और वह अधिकारी यह प्रमाण पत्र देता है कि अब आरोपी अपना बचाव करने में सक्षम है। ओ तो उस अधिकारी का वह प्रमाण पत्र सबूत एविडेंस के तौर पर अदालत में मान्य होगा। महत्व यह मेडिकल राय के आधार पर न्यायिक कार्यवाही को फिर से शुरू करने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया प्रदान करता है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आरोपी वास्तव में मुकदमा का सामना करने के लिए मानसिक रूप से सक्षम है। यह जमानतदारों की जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। इस धारा का समग्र महत्व न्याय की निरंतरता यह सुनिश्चित करती है कि किसी आरोपी की अस्थायी मानसिक अक्षमता के कारण आपराधिक कार्यवाही स्थायी रूप से बाधित न हो। अधिकारों का संरक्षण अभियुक्त के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उसे अपनी रक्षा करने का अवसर सुनिश्चित करती है। प्रक्रियात्मक स्पष्टता यह स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करती है कि जब एक बार कार्यवाही रोक दी गई हो तो उसे कैसे फिर से शुरू किया जाए। चिकित्सा कानूनी समन्वय यह धारा कानूनी प्रक्रिया को चिकित्सा राय के साथ जोड़ती है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अभियुक्त की मानसिक स्थिति का उचित आकलन किया जाए। संक्षेप में धारा 370 यह बताती है कि यदि किसी अभियुक्त की मानसिक अस्वस्थता के कारण उसकी जांच या मुकदमा रोका गया था तो उसके ठीक होने के बाद न्यायालय उसे फिर से शुरू कर सकता है। यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया था तो एक नियुक्त अधिकारी का प्रमाण पत्र कि वह अब अपना बचाव करने में सक्षम है सबूत के रूप में स्वीकार किया जाएगा ताकि कार्यवाही फिर से शुरू की जा सके।